एवरीवन, आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगी इमॉर्टलिटी का एपिसोड नंबर 15। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि माउंटेन एंड रिवर कॉन्टेस्ट अब शुरू हो चुका है, जिसमें कुछ ही डिसाइपल शॉर्ट लिस्टेड हो गए थे। अब यही लोग कॉन्टेस्ट में आगे परफॉर्म करेंगे। सबसे पहला मुकाबला फैंगान और शिहाई के दरमियान होने वाला था। शिहाई ने मिस बैरियर का यूज करते हुए फैंगान को तगड़ी टक्कर दी, मगर फाइनली फैंगान उसे हरा देता है। अब वो सेकंड राउंड के लिए क्वालिफाई हो चुका था। साथ ही यान की मदद से उसने अपनी कल्टीवेशन को भी हाइड किया, इसलिए वो फिलहाल माना स्टेज पर है। ये बात एक राज थी। अब आगे तो नाटे एल्डर सबको बताते हैं कि जीडियन पिक के फैंगान ने काफी अच्छी फाइट की, जिस वजह से वो इस साल के शानहे लिस्ट पर जीतने वाला पहला डिसाइपल बन चुका है। और अब अगली मैच वानलियो पिक के मोटू और शिलोंग पिक के हेयू के दरमियान होगी। तभी हेयू उनसे कहता है कि मास्टर, मुझे आपको कुछ बताना है। तो मास्टर उससे पूछते कि क्या तुम्हें कॉन्टेस्ट से विड्रॉ तो नहीं करना, जिस पर वो कह रहा था कि ना ऐसी तो कोई बात नहीं, दरअसल मुझे मेरी फाइट के बारे में कुछ बात करनी है। ये है मेरा भाई हिबाई, भले ही हम सगे भाई ना हो मगर सगे से भी बढ़कर है, और मेरे ख्याल से मोटू पतलू का भी रिश्ता कुछ ऐसा ही है। वेल, ये बात सुनकर मोटू पतलू एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं, क्योंकि उन्हें तो पता ही नहीं था कि उनमें भाइयों जैसा प्यार है। तो हेयू कह रहा था, एल्डर, हम दोनों भाई मिलकर मोटू पतलू का मुकाबला करना चाहते हैं। ही भाई भी कहने लगता है कि हाँ, मैं मेरे भाई हेयू के साथ इन दोनों का सामना करना चाहता हूँ। अगर हम जीते तो साथ जीतेंगे और हारे तो साथ हारेंगे। अब एल्डर ये सुनकर थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए थे, इसलिए वो मोटू पतलू से पूछते कि बताओ तुम्हें इसके बारे में क्या कहना है। तो वो कहते हाँ, हम दोनों भाई भी कंधे से कंधा मिलाकर इनके साथ फाइट करेंगे, बस सीनियर आप हमें परमिशन दीजिए। ये सुनकर एल्डर भी खुश हो गए थे। वो कहते अरे वाह, तुम लोगों में इतना प्यार है, ये हमें पता नहीं था। तुम लोगों का प्यार देखकर बाकी डिसाइपल को भी अकल आ जाएगी कि यहाँ पर सभी उनके दुश्मन नहीं है, बल्कि वो भाईचारे से भी रह सकते हैं। तब मैं चाहता हूँ कि तुम चारों अरीना में उतर जाओ और एक दूसरे को तगड़ी टक्कर दो। इसलिए ये चारों भी जल्दी से अरीना में जंप लगा देते हैं। हेयू और हिबाई ने तुरंत ही अपनी तलवारें निकाल कर मोटू पतलू पर अटैक करना शुरू कर दिया था, मगर वो लोग बड़ी ही तेजी से उनके सारे अटैक को डॉज कर रहे थे। इधर मोटू ने हेयू की सोड अपने हाथ से ही पकड़ ली थी। हेयू अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे डैमेज करने की कोशिश कर रहा था, मगर फाइनली मोटू उस पर भारी पड़ जाता है। वो तुरंत ही हवा में जंप करते हुए अपने आसपास एक ग्रीन बॉल बना लेता है, जिससे इवल एनर्जी फ्लो हो रही थी। जिसके बाद वो इधर उधर रोल होते हुए उन दोनों को घायल करने की कोशिश करता है, मगर थोड़ी देर में वो बॉल ब्लास्ट हो गया, जिससे अरीना में पूरा धुआं फैल गया था। और अब धुआं छटने के बाद हम देखते हैं कि हेयू और हिबाई उन दोनों का पीछा कर रहे हैं। वहीं पर मोटू और पतलू बड़ी तेजी से भाग रहे थे, और अब पतलू ने अपने मुंह से कुछ कॉइन्स निकाल लिए थे, जिन्हें कॉइन ब्लेड भी कहा जाता है। अब ये लोग उन्हें ब्लेड से इन लोगों पर हमला करने लगते हैं। हालांकि हेयू और हिबाई इस अटैक से बच गए। जिसके बाद पतलू एक स्पेल कास्ट करना शुरू कर देता है, जिसे 9 स्पिरिट स्पेल कहा जाता था। इधर पतलू ने डार्क बेल को समन किया, जो कि इल्यूजन क्रिएट करने का काम कर रही थी। ये दोनों बंदे उनके हरकतें देखकर थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए थे। जिसके बाद वो दोनों भी मोटू पतलू पर अटैक करने के लिए भागने लगते हैं, मगर तभी वहाँ पर बड़े कॉइन्स एक्टिवेट हो गए। अब वो कॉइन्स साइज में बड़े होकर इन दोनों को अपनी एनर्जी में जकड़ने लगते हैं। ये दोनों ये सब देखकर बहुत ज्यादा कंफ्यूज थे कि आखिर यहाँ पर चल के रहा है। और फिर थोड़ी देर में ये लोग एक इल्यूजन में फंस गए, जो कि काफी ज्यादा डरावना था, और उन्हें वहाँ पर भूतों की आवाजें आ रही थी। इसीलिए ये लोग तुरंत ही अपने वेपन्स बाहर निकाल लेते हैं। साथ ही शानहे का पूरा अरीना ग्रीन कलर का हो चुका था, जिसे देखकर शुई तो परेशान हो गई। वो कहती यहाँ पर हो क्या रहा है। तभी जियालान उसे बताने लगती कि मोटू पतलू ने दरअसल एक स्पेल कास्ट किया है, जिसकी मदद से उन्होंने हेयू और हिबाई को एक इल्यूजन में ट्रैप किया। अगर सही बताया जाए तो हम इस इल्यूजन को देख नहीं सकते, मगर शानहे अरीना में ऐसी पावर है जो हमें इस इल्यूजन के अंदर तक का दिखा सकती है। इधर इल्यूजन के अंदर मोटू पतलू ने आग जला दी थी, और फिर उसकी साइड में अजीबोगरीब डांस करना शुरू कर देते हैं। साथ ही वो भूतों जैसी आवाजें निकाल रहे थे ताकि हेयू और हिबाई की फट जाए, मगर ऐसा बिल्कुल नहीं होता। हेयू और हिबाई ने उनकी तरफ दौड़ लगा दी थी। इधर मोटू पतलू को ये फील हो गया था कि थोड़ी देर में उन पर अटैक होने वाला है, तो वो उसके लिए कुछ अलग ही स्पेल चांट करना शुरू कर देते हैं। और तभी हिबाई ने पतलू पर हमला किया, मगर वो तुरंत ही अपना मुंह खोल के उसके अटैक को काउंटर कर देता है। उसके मुंह के अंदर से निकलने वाली एनर्जी हिबाई को बहुत दूर पटक देती है, जिसके बाद पतलू अपनी संदूक को ओपन कर देता है, और उसके ऐसा करते ही वहाँ पर और एनर्जी फ्लो हो रही थी, जो कि हिबाई को अपनी तरफ खींचने लगती है। मगर समय रहते उसके भाई ने उसको पकड़ लिया था। ये दोनों भी उस एनर्जी में बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे थे। तब तक पतलू अपने
कुछ और भूतों को बुला लेता है, जिन्होंने वहाँ आते इन लोगों पर हमला करना शुरू कर दिया। इस तरह से मोटू पतलू इस फाइट में काफी अच्छे से डोमिनेट कर रहे थे। उन्होंने हेऊ को एक संदूक में बंद किया था, वही हीबाई को भूतों ने जकड़ा हुआ था। साथ ही उस संदूक में पानी भरना शुरू हो जाता है, जिससे हेऊ का दम घुटने लगता है। उसे कुछ भी करके इस ट्रैप से बाहर निकलना था। और तभी हीबाई के दिमाग में एक आइडिया आ जाता है। उसने तुरंत ही अपनी ब्लेड का यूज करते हुए मोटू पर अटैक कर दिया, जिससे उसकी स्पेल चैंटिंग डिस्टर्ब हो जाती है। दरअसल इन लोगों के पास जो पावर थी वो बस उन्हें स्पेल चैंटिंग से ही मिल रही थी। इधर हेऊ भी अब आजाद हो गया था। उसने संदूक से बाहर आते ही पतलू पर अटैक करना शुरू कर दिया, लेकिन इधर मोटू ने हीबाई को एक जोरदार पंच मार दिया, जिससे वो घायल होकर नीचे गिर जाता है। और अब मोटू का अगला टारगेट था हेऊ। वो तुरंत ही हेऊ की तरफ भागने लगता है, लेकिन तभी हीबाई तुरंत ही उसके कंधे पर चढ़ के उसकी आंखों को कवर करता है। तब तक हेऊ ने उस पर अटैक कर दिया, जिससे मोटू धड़ाम से नीचे गिर जाता है। और इस तरह से इन दोनों भाइयों ने मिलकर मोटू पतलू के इल्यूजन को तोड़ दिया। वो दोनों भी घायल होकर अरीना में गिर गए थे। नाटेल्डर देखते ही कि मोटू पतलू तो गए काम से, इसीलिए वो मैच के रिजल्ट को अनाउंस करने वाले थे, लेकिन तभी उन्हें डिमोनिक एनर्जी महसूस होती है। दरअसल वो एनर्जी मोटू पतलू की बॉडी से रिलीज हो रही थी, जिसे देखकर शाओलिंग कहती कि एनर्जी इनके दिमाग पर भारी पड़ गई। अब इन्हें कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, ये इसी हालत में कुछ भी कर सकते हैं। दरअसल फैंगहान ने इन दोनों को डिमोनिक ब्लेड गिफ्ट की थी, और उन्हीं ब्लेड की डिमोनिक एनर्जी की वजह से ये लोग आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। वो सीधे हेऊ और हीबाई को खत्म करने के लिए आगे बढ़ रहे थे, जिस पर उन दोनों का ध्यान भी नहीं था। और ये बात शीलोंगजी समझ गया था, इसीलिए वो तुरंत अपना वेपन थ्रो कर मोटू पतलू को गिरा देता है। साथ ही अचानक से हुए हमले की वजह से मोटू पतलू उस डिमोनिक एनर्जी से आजाद हो गए। तब तक शीलोंगजी अरीना में आ जाता है। वो मोटू पतलू को गुस्से में पूछ रहा था कि आखिर तुम उन दोनों को मारने की कोशिश क्यों कर रहे थे। तो मोटू पतलू तुरंत ही उससे माफी मांगते हुए कह रहा था कि ना, हम ऐसा कुछ भी नहीं करने वाले थे, वो बस हम थोड़ा सा आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। इधर हीबाई कहने लगता है कि इन दोनों ने डिमोनिक टैलिस्मान का यूज किया है, वरना हम ये मुकाबला जीत गए थे। साथ ही इन लोगों ने हम पर जानलेवा अटैक करने की कोशिश की, इसीलिए इन लोगों को विनर घोषित ना किए जाए। तभी शीलोंगजी कह रहा था कि तुम बहाने मारना बंद कर दो, सीधी सी बात है कि तुम मोटू पतलू से हार चुके हो। सच्चा डिसाइपल वही होता है जो अपनी हार को कबूल करे। तो हेऊ तुरंत ही कहता है कि सीनियर हमें माफ कर दीजिए, अच्छा हुआ कि आपने समय रहते हमारी मदद की, वरना आज तो हम जान से चले जाते। साथ ही हम अपनी हार भी कबूल करते हैं। तब तक वहाँ पर नाटेल्डर भी पहुँच चुके थे। दरअसल फाइट के दरमियान इंटरफेयर करना अलाउड नहीं था, तो शीलोंगजी नाटेल्डर से माफी मांगते हुए कहता है कि सीनियर, अगर मैं इंटरफेयर नहीं करता तो ये दोनों बंदे मारे जाते। इन दोनों को बचाने के लिए मुझे रूल को ब्रेक करना पड़ा, इसके लिए आप जो चाहे वो सजा मुझे दे सकते हैं। तो एल्डर उससे कहते कोई बात नहीं, मैंने मेरा फैसला कर लिया है। जिसके बाद वो अनाउंस करते हैं कि इस मुकाबले का विनर है मोटू पतलू। ये सुनकर मोटू पतलू की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। तभी एल्डर उनसे कहते कि ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं, मैंने अपनी बात अभी तक पूरी नहीं की। तुम लोगों ने डिमोनिक टैलिस्मान का यूज किया, एक ऐसा टैलिस्मान जिसका पावर तुम पर भारी पड़ गया। साथ ही तुमने जिस डिमोनिक ब्लेड का यूज किया उसकी पावर ने तुम्हें ऑलमोस्ट पागल बना दिया था, इसीलिए आगे होने वाली फाइट्स में तुम इनका यूज नहीं करोगे, और अगर तुमने ऐसा किया तो फिर तुम्हें सेक के रूल्स के अकॉर्डिंग पनिशमेंट दी जाएगी। तो मोटू पतलू ने तुरंत ही प्रॉमिस करते हैं कि वो इन ब्लेड्स का यूज नहीं करेंगे। इधर शीलोंगजी अपने बंदों से कह रहा था कि तुम हार चुके हो, मगर इसके लिए तुम्हें अपना दिल छोटा करने की जरूरत नहीं, अब तुम्हें शीलोंग पिक पर कड़ी मेहनत करनी होगी। इतना कहकर वो अरीना से हट जाता है। इधर मोटू पतलू अपनी ब्लेड को देख रहे थे, जिसके बाद वो फैंगहान को देखने लगते हैं, क्योंकि ये ब्लेड उसी ने दिया हुआ तोहफा था। जिसके बाद वो अपने सीनियर नानशान ये के पास पहुंच जाते हैं। उसे ग्रीट करते हुए कह रहे थे कि सीनियर, हमारा मुकाबला खत्म हो चुका है, इसलिए अब हमें इजाजत दीजिए। मगर नानशान ये काफी गुस्से में था। वो कहता है रुक जाओ, पहला मुझे ये बताओ कि तुम्हारे पास वो डिमोनिक स्वॉर्ड कहाँ से आ गई। अब ये सवाल सुनकर वो दोनों भी कंफ्यूज थे। यहाँ पर वो फैंगहान का नाम तो बिल्कुल भी नहीं ले सकते, इसलिए पतलू से झूठ मूठ की कहानी बता देता है। वो कहता है सीनियर, जब हम फैंगहान का पीछा करते हुए अंडरग्राउंड गए थे, वहीं पर हमारा सामना व्हाइट हेयर वाले मुर्दे से हो गया और उसी से हमने स्वॉर्ड छीन ली थी। मगर नानशान को उनकी बात हजम नहीं होती। वो कह रहा था कि सफेद बाल वाले मुर्दे बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं, तो तुम उससे कैसे जीत पाए। तभी मोटू उसे बताता है कि सीनियर, फैंगहान पर ढेर सारे मुर्दों ने हमला किया था, हम भी वहीं पर छुपे हुए थे और फिर उन्हीं मुर्दों में
से एक को हमने मार दिया। ये ब्लेड्स भी हमने उसी मुर्दे से छीन ली थी। देखिए ना सीनियर, वहाँ जाकर हमारा बहुत फायदा हुआ। पतलू भी उसकी हाँ में हाँ मिला रहा था और इस कहानी पर नैन्शियान ने भी भरोसा कर लिया था, इसीलिए उन दोनों को वहाँ से जाने की परमिशन दे देता है। अब नाट एल्डर ने अगले मुकाबले की अनाउंसमेंट कर दी थी, जो कि था जीडियन पिक की किंग वे और ली शाओफी के दरमियान। मगर फैंग हान किंग वे के मुकाबले पर अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहता था, इसलिए वो शाओलिंग से कहता है कि अब हमने यहाँ से जाना चाहिए। उसे वहाँ से जाता हुआ देखकर किंग वे बहुत ज्यादा भड़क गई थी। फैंग हान ने बिना कुछ किए किंग वे को उसकी औकात दिखा दी और अब हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर शाओलिंग कल्टीवेशन करने बैठी हुई थी। वो एक अजीब सी डार्क जगह पर पहुँच गई थी, जो उसने पहला कभी नहीं देखी। और तभी शाओलिंग के आगे एक रेड कलर की रोशनी आ जाती है। शाओलिंग उसे पकड़ने की पूरी कोशिश कर रही थी, मगर वो रोशनी उसके हाथ नहीं आती। साथ ही शाओलिंग को बहुत खूबसूरत भी लग रही थी। वो कहती, पता नहीं क्यों मुझे ये फैमिलियर लग रही है, मानो कि मैं इस रोशनी को जानती हूँ। शायद ये रोशनी मेरा ही पार्ट है। अब उस रोशनी को फॉलो करने लगती है और उसे फॉलो करते हुए शाओलिंग एक मिरर के पास पहुँच जाती है। वो देखती कि वो रोशनी मिरर के उस पार चली गई है और फिर वो रोशनी गायब होकर उसके सामने होंगी आ जाती है। शाओलिंग उसे देखकर बहुत ज्यादा कंफ्यूज थी। वो कहती, ये बंदी तो सेम टू सेम मेरे जैसी ही दिखती है। शाओलिंग ने अपना हाथ आगे बढ़ाया था तो होंगी भी उसी की कॉपी करने लगती है, जिसके बाद शाओलिंग ने उस मिरर को टच किया और उसके ऐसा करते ही उसके सर में बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है। दरअसल उसे फैंग हान और होंगी की सारी यादें दिखने लगती है और फिर वो गुस्से में पूछती कि आखिर तुम हो कौन? तो वो बताती है कि मैं हूँ होंगी और तुम कौन हो और तुम हूबहू मेरे जैसी क्यों दिखती हो? तो शाओलिंग उससे कहती कि मुझे पता है तुम मेरे साथ कोई गेम खेल रही हो, इसलिए अपनी बकवास बंद करो। जिसके बाद उसने गुस्से में आकर उस मिरर पर एक पंच मार दिया था। उसके ऐसा करते ही वो कल्टीवेशन से बाहर आ जाती है। वो अभी भी गहरे सदमे में थी। जिसके बाद वो अपने रूम को देखने लगती है। वहाँ पर होंगी नहीं थी। वो कहती शायद वो कोई डीमन होगी। वो अब होंगी के बारे में ही सोच रही थी और तभी उसे वहाँ पर मिरर नजर आता है, जिसमें खुद को देखते हुए उसे युवान की कही बात याद आती है। उसने शाओलिंग को होंगी के पुकारा था, जिस पर फैंग हान उस पे गुस्सा होते हुए कह रहा था कि होंगी का तो नाम भी मत लो। जिसके बाद शाओलिंग ने फैंग हान को पूछा कि ये होंगी है कौन? जिस पर फैंग हान उससे कह रहा था कि तुम्हें उसके बारे में जानने की कोई जरूरत नहीं। साथ ही उसे ये भी याद आता है कि फैंग हान ने उसे मारा नहीं था, क्योंकि वो होंगी जैसी दिखती है। तो वो डिसाइड करती है कि अब वो इसी चीज का फायदा उठाएगी। जिसके बाद वो अपने मैजिकल पावर का यूज करते हुए फैंग हान को चेक करती है। वो भी कल्टीवेशन में बैठा हुआ था और तभी अचानक से उसे होंगी के विजन आने लगते हैं। दरअसल शाओलिंग उसके साथ गेम खेल रही थी। अब वो फैंग हान के कमरे में एंटर करती है। फैंग हान को भी उसका प्रेजेंस महसूस हो रहा था, जिसके बाद शाओलिंग उसे प्यार से पुकार रही थी और विजन में फैंग हान को रियल होंगी नजर आती है। इधर शाओलिंग कह रही थी कि मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे प्यार करो, मगर फैंग हान तो पुराने दिनों को याद कर रहा था। इधर शाओलिंग उसके कंधे पर अपना सर रख देती है। दरअसल उसे गलत फहमी हुई थी कि होंगी और फैंग हान रिलेशनशिप में है, इसीलिए वो फैंग हान के साथ गर्लफ्रेंड वाली हरकतें कर रही थी। जिसके बाद वो फैंग हान के गले लग जाती है। इधर फैंग हान को वो सारी बातें याद आ रही थी कि कैसे होंगी इवल गॉड की चपेट में आई। उसका दिल भी अब जोरों से धड़क रहा था। इधर शाओलिंग अपने डिमोनिक पावर का यूज करते हुए फैंग हान को अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश करती है। वो कह रही थी कि तुम अपनी आंखें खोल के मुझे क्यों नहीं देखते? जिसके बाद वो सीधे फैंग हान की बाहों में ही गिर गई थी और फिर वो फैंग हान की गालों को टच करने लगती है। तभी उसे पता लगता है कि फैंग हान तो रो रहा है। इधर फैंग हान को महसूस हो रहा था कि कोई तो उसके बहुत करीब आने की कोशिश कर रहा है, जिस वजह से वो कल्टीवेशन से बाहर आ गया। वो देखता है कि शाओलिंग तो उसकी बाहों में है। वो उसे अपने करीब देखकर बहुत ज्यादा भड़क गया था। जिसके बाद वो शाओलिंग को खुद से दूर करने के लिए उसे हवा में फेंक देता है, मगर बेशरम शाओलिंग उसे देखकर हंसने लगती है। फैंग हान उससे कह रहा था कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मेरे खिलाफ डिमोनिक पावर का यूज करो? जिस पर वो कह रही थी कि मैंने तो बस सिडक्शन टेक्निक का यूज किया था, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती, मैं तो बस तुम्हारे करीब आना चाहती थी। तो इसमें इतना भड़कने वाली क्या बात है? क्या तुम्हें मेरा करीब आना पसंद नहीं आया? दरअसल वो दोबारा से फैंग हान के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करती है, इसलिए फैंग हान ने उसे टॉर्चर करना शुरू कर दिया। तो शाओलिंग तड़पते हुए उससे कह रही थी कि मैं तो बस ये जानना
चाहती थी कि आखिर तुमने मुझे यहाँ पर कैद क्यों किया है। जिस पर वो कहता है कि सही समय आने पर मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा, लेकिन तब तक तुम्हें मेरे ऑर्डर्स को फॉलो करना है और हाँ, दोबारा से ऐसी घटिया हरकत मत करना। अरे अब जल्दी से यहाँ से चली जाओ, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। इधर शाओलिंग भी उस पर भड़क गई थी, इसलिए तुरंत ही वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद फैंग खान की नजर होंगी की सोड पर जाती है। उस सोड पर लगा हुआ जेम एक बार फिर से चमकने लगता है, तो फैंग खान तुरंत ही जाकर उस सोड को चेक करता है। तब तक यान भी वहाँ पर पहुँच गया था। वो कहते फैंग खान कई बार ये सोड चमकती रहती है क्योंकि ये होंगी की पर्सनल सोड थी और हो सकता है कि उसके ऑरा के कुछ रिमेंस इसमें बाकी हो। ये सोड शाओलिंग के दिखते ही ब्लिंक करना शुरू कर देती है। मेरे ख्याल से ये दोनों कनेक्टेड है। फैंग खान तो उसकी बातें सुनकर थोड़ा सा कंफ्यूज था। वो कहता है मेरे ख्याल से तुमने रोशनी पहले भी देखी है, तो फिर तुमने मुझे इसके बारे में क्यों नहीं बताया। जिस पर वो कह रहा था कि तुम्हें बताकर इसका कोई फायदा नहीं, फिलहाल तुम जिस रेल्म पर पहुंच चुके हो वो तुम्हारी मुसीबतें और बढ़ाने वाली है, और अगर मैं तुम्हें होंगी के बारे में बताता तो तुम और ज्यादा परेशान होते। इसीलिए मैंने ये बात तुमसे छुपा के रखी। मैं चाहता हूँ कि तुम बस स्ट्रॉन्ग होने पर ध्यान दो। अगर तुम सबसे स्ट्रॉन्ग बनते हो तो फिर कोई चीज तुम्हारे पहुंच से दूर नहीं, तुम जो चाहोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।